गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय करगी रोड कोटा, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अध्ययन करेंगे। जो भारत का संविधान है, उसकी प्रकृति क्या है? क्या भारतीय संविधान परिसंघात्मक है या अर्धसंघात्मक है या एकात्मक है? इस संबंध में यह पूरी कक्षा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रकृति के आधार पे संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को परिसंघात्मक या संघात्मक संविधान कहा जाता है और दूसरे को एकात्मक संविधान कहा जाता है। परिसंघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान में जो प्रमुख अंतर यह होता है कि परिसंघात्मक संविधान में शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे कि भारत का जो संविधान है वह परिसंघात्मक संविधान है और एकात्मक संविधान में शक्तियां एक जगह केंद्र में निहित होती हैं, उसे हम एकात्मक संविधान कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक मानने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रोफेसर जेनिंग और प्रोफेसर व्हीवर्स ने कहा कि भारत का जो संविधान है वह पूर्णतः संघात्मक नहीं है, बल्कि वह अर्धसंघात्मक है। इस संबंध में यदि हम देखें तो परिसंघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? परिसंघात्मक संविधान के जो आवश्यक तत्व हैं वह है शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता और न्यायपालिका का प्राधिकार। शक्तियों का विभाजन से तात्पर्य है कि जो हमारा भारत का संविधान है, इसमें राज्य की शक्तियां राज्य में निहित है, प्रांत की शक्तियां प्रांत में निहित है और केंद्र की शक्ति केंद्र में निहित है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के लिस्ट की बात की गई है। एक को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, दूसरे को स्टेट लिस्ट बोलते हैं और तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची के जो विषय हैं उस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाते हैं। राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें राज्य की जो विधानमंडलें हैं या राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी एक सूची है जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है, जिसमें राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकती है। संविधान की सर्वोपरिता, संविधान सरकार के सभी अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है और उनके स्वरूप, संगठन और शक्तियों से संबंधित सभी उपबंध संविधान में ही निहित होते हैं और संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है जिनके भीतर वे कार्य करते हैं। सभी संस्थाएं संविधान के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करती हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। प्रोफेसर हियर के अनुसार संघीय सरकार के लिए संविधान की सर्वोपरिता अति आवश्यक है और उसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए संविधान का लिखित होना आवश्यक होता है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधायी शक्तियों का स्रोत संविधान है और उनके द्वारा बनाई गई विधियां संविधान के अधीन होती हैं। संविधान के उपबंधों के विरुद्ध होने पर न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही करना होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो संविधान है वह ही निर्धारित करता है कि किसकी क्या शक्ति है, किसकी क्या सीमाएं हैं। इनको ये हमारे जो संघात्मक संविधान है
उसका दूसरा आवश्यक तत्व संविधान की सर्वोपरिता है। लिखित संविधान, संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। संघ राज्य की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा स्थापित होता है, जिसमें संघ शामिल होने वाली इकाइयां कुछ शर्तों पर ही संघ में शामिल होती हैं। इन शर्तों का लिखित होना आवश्यक है, अन्यथा संविधान की सर्वोपरिता को अक्षुण्ण रखना असंभव होगा। इस प्रकार की व्यवस्था को समझौता एवं परंपरा पर आधारित करना निश्चित ही संदेह और मतभेद उत्पन्न करेगा। संविधान के लिखित होने से केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों सरकारों को अपने अपने अधिकारों के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञात रहता है और वे एक दूसरे पर विश्वास रखकर कार्य करते हैं। इसलिए जो संघात्मक संविधान होते हैं वह लिखित संविधान होते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान जो है, जो संघात्मक संविधान है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, जो 1789 में बनकर तैयार हुआ था। संविधान की परिवर्तनशीलता, संविधान स्वभावतः अनम्य होता है। देश की सर्वोच्च विधि का अनम्य होना आवश्यक भी है। संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया को निर्भर करती है। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उसे अनम्य संविधान कहा जाता है, और जिसमें संशोधन सरलता से किए जा सकते हैं उसे नम्य संविधान कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान एक स्थायी दस्तावेज होता है। यह देश की सर्वोच्च विधि कहा जाता है। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संशोधन की प्रक्रिया का कठिन होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, वरन केवल यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सकेंगे जो समय और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हैं। अगला जो संघात्मक संविधान का जो प्रमुख विशेषता है या उसके जो आवश्यक तत्व है वह है न्यायपालिका का प्राधिकार। संघीय संविधान में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है, और यह विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा किया जाता है। कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि इस शक्ति विभाजन को बनाए रखने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण न करें। इसके चूंकि सरकार की शक्तियों का विभाजन एक लिखित दस्तावेज द्वारा किया जाता है, अतः संभव है कि विभिन्न सरकारें संविधान के उपबंधों को अपने अपने पक्ष में निर्वचन कर सकती हैं। ऐसी दशा में उनका सही निर्वचन करने के लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। संघीय संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है, और संविधान के उपबंधों के निर्वचन के संबंध में अंतिम निर्णय का प्राधिकार न्यायपालिका को ही जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो संघात्मक संविधान होते हैं उसमें न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, यह उसका एक आवश्यक तत्व है। कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं कि जो संघात्मक संविधान है इसके 5 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला शक्तियों का विभाजन, दूसरा संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा लिखित संविधान, चौथा संविधान की अपरिवर्तनशीलता और न्यायपालिका का प्राधिकार। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जैसा कि प्रोफेसर जेनिंग्स और प्रोफेसर ह्यूअर ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वह पूर्ण रूपेण संघात्मक नहीं है बल्कि अर्ध संघात्मक है। उसके पीछे कारण क्या है, वह ऐसा क्यों कहते हैं? तो जो भारत का संविधान है उसमें उसका प्रमुख कारण उनके कहने का यह है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति भारत एक संघात्मक संविधान है, परंतु जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसका निर्वाचन नहीं होता। जबकि अमेरिका का जो प्रांत हैं उनके जो गवर्नर की नियुक्ति होती है वह जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यह कारण यह भी है इनके कहने का। दूसरा कारण यह है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक तथा इष्टकर है कि संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद को उस विषय पर विधि बनाना विधि संगत होगा। इस व्यवस्था पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकारों में शक्ति का विभाजन इसी आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय हित के विषय पर केंद्र विधि बनाता है और क्षेत्रीय हित के विषय पर क्षेत्रीय सरकारें बनाती हैं। समाज के विकास एवं उसकी परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय विषयों का स्वरूप बदलकर राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है
और उस समय उस विषय पर ऐसी विधि की आवश्यकता होगी जो देश भर में लागू हो। यह केवल केंद्रीय सरकार ही कर सकती है। सामान्यतः संविधान में संशोधन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में एक ऐसी सरल प्रक्रिया की व्यवस्था की है जिससे हम संविधान में संशोधन किए बिना ही इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा, नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों के बदलने की संसद की शक्ति। संसद अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलने की शक्ति देता है। इस प्रकार राज्यों का अस्तित्व ही केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 2000 के बाद 1999 के बाद बहुत सारे राज्यों का क्षेत्र सीमा चेंज किया गया, उनके नामों को चेंज किया गया। आपात उपबंध धारा अनुच्छेद 352 यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा को संकट है, तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से यह रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इन सभी अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ह्यूअर और प्रोफेसर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक या पूर्ण संघात्मक संविधान नहीं कहा है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के जो प्रमुख केस हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें पहला केस आया पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ AIR 1963 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान को संघात्मक नहीं माना, किंतु न्यायाधीश सुब्बा राव ने अपने अल्पमत में इसे मूलतः संघात्मक माना। दूसरा केस आता है कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ 1978 में न्यायाधिपति श्री बेग और सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बरजोनाथ गांगुली 1986 में न्यायाधिपति मदन ने न्यायाधिपति श्री सुब्बा राव के उक्त मत का समर्थन किया और कहा कि जो भारत का संविधान है वह संघात्मक है। किंतु इसका जो निर्वचन आता है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो केस है, उस केस में कहा गया कि जो भारत का जो संविधान है वह पूर्णतः संघात्मक है और संघात्मकता उस संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसी प्रकार ये सार्वभौमिक का जो मामला आया 1994 में, इसमें उच्चतम न्यायालय के बहुमत ने न्यायाधीशों का यह अभिमत है कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। न्यायमूर्ति श्री सावंत और श्री कुलदीप सिंह ने यह कहा कि भारतीय संविधान में परिसंघवाद के सिद्धांत की प्रबलता है और इसका किसी तरह से ह्रास नहीं हुआ है। इस तथ्य के होते हुए भी कि संविधान में ऐसे उपबंध हैं जिनके अधीन केंद्रों को राज्यों पर अभिभावी शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी हमारा संविधान परिसंघात्मक है। जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य अपने क्षेत्र या परिधि के भीतर संप्रभु हैं, राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है और उन्हें संघ के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। वह केंद्र के न तो उपग्रह हैं न ही एजेंट हैं। यह तथ्य कि कुछ आपातकालीन परिस्थितियों में उनकी शक्तियों पर केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, इससे संविधान की परिसंघात्मकता प्रकृति के तत्व नष्ट नहीं होते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो भारत का जो संविधान है वह पूर्णतः संघात्मक है, जो कि ये सार्वभौमिक बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया है। धन्यवाद। अब अगली क्लास में